Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis, where the coverage of the news would be from two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से important topic को cover करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और topic की तरफ चलते हैं. So these are the today topic list. Today is 10th of July. So the first topic is Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response. उसके बाद दूसरी topic है that is Airborne Spread Virus. Third is SC order on criminalization of politics. The fourth is drug preference for COVID treatments. And the last topic is India and China relations. And apart from this, we'll have MCQs question at the end of this video. और कल के जो सवाल है उसके explanation भी मैं आपको बताऊंगा. So stay tuned till end of this video so that you get the correct explanation of yesterday question. स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस. सो दिस न्यूज़ यू कैन फाइंड इन द हिंदू. आपको नेशनल पेज में ये आर्टिकल मिल जाएगी. एंड दिस इज अगेन रेलिवेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. जनरल स्टडीज़ में अगर आप ऐसे लिख रहे हैं या कहीं आंसर्स लिखोगे आप WHO से रिलेशन पे, बेसिकली जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में, देन यू कैन कोट दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट. और कई बार एथिक्स में भी ये चीज़ें ज़रूरी हो सकती है, एथिक्स इन पेपर 4. नाउ जो WHO है उन्होंने एक नई इंडिपेंडेंट पैनल बनाई है टू एसेस द ग्लोबल रिस्पॉन्स ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक. क्योंकि WHO पे ये सवाल उठाए गए थे कि जिस तरह से WHO ने इस पेंडेमिक को हैंडल किया है, दैट इज़ नॉट वेरी गुड एंड नॉट इन अ वेरी कंक्रीट मैनर. सो द एलिगेशन हैज़ वाज देयर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा. एंड दीज कम आफ्टर द नंबर ऑफ द केसेज हैज़ वर्ल्ड वाइड अप्रोच टू द 12 मिलियन. ऑलमोस्ट 12 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इससे अभी तक प्रभावित हुए हैं इन्फेक्शन से. एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फेस द थ्रेट्स फ्रॉम द US criticism that the handling of the COVID जो crisis है, the WHO was not competently actionally handle this the entire pandemic, right? तो जिस तरह से चीज़ों को हैंडल की गई है WHO के द्वारा, that is again a cause of concern for many other important countries as well. तो एक जो एनुअल असेंबली हुई थी वहाँ पे ये मीटिंग में डिसाइड किया गया मई में कि WHO मेंबर स्टेट्स जो हैं दे हैव एग्रीड टू एन इंडिपेंडेंट प्रूफ ऑफ द UN एजेंसी फॉर द कोरोना वायरस फॉलोइंग द रिपीटेड US अटैक. सो बेसिकली जो डोमिनेशन थी हर कंट्री की तरफ से तो थी, बट जो यूनाइटेड स्टेट्स ने ज़्यादा जोर दिया कि देयर शुड बी एन इंक्वायरी how WHO has taken the cognizance and how WHO is handling this the entire precautionary measures. जिस तरह से पूरे डिजीज़ को वर्ल्ड वाइड हैंडल करना चाहिए उसको लेकर के बात की गई है. और दूसरी बात है जो स्टार्टिंग से WHO के बारे में कही जा रही है कि WHO ने काफ़ी लेट इसको बेसिकली पेंडेमिक जो करार करने में जो डिसीजन दी वो काफ़ी लेट आई है, 1 महीने लेट आई थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान वर्ल्ड वाइड में हुआ था, राइट. And its role is under the increased scrutiny under the infection that has risen globally. So the number of cases I have already told you, this is close to 12 million as of now. Now जो मेंबर पैनल बनाए गए हैं उसमें 2 इंपॉर्टेंट लोग होंगे, इंडिपेंडेंट पैनल होगी, और जो पैनल का नाम है वो है पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस पैनल. सो दिस वुड बी हेडेड बाय फॉर्मर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर दैट इज हेलेन क्लार्क, और जो फॉर्मर लाइबेरिया की प्रेसिडेंट हैं एलन जॉनसन सरलीफ, राइट. सो दीज 2 नेम आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी बैंकिंग का एग्जाम्स देंगे या कोई भी दूसरे स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट ये नाम पूछ ले जा सकते हैं. UPSC वुड नॉट आस्क यू दिस नेम, बट फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस वुड बी रेलिवेंट. ना WTO ने बेसिकली WHO से यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉल किया है. तो US ने पहले से भी, जब से एलिगेशन लगी थी कि जो WHO है वो चाइना के सपोर्ट में है एंड दे आर डूइंग द थिंग इन फेवर टू चाइना, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डिसाइड किया कि दे वुड बी विड्रॉइंग फ्रॉम द WHO and making it a Trump to threat to deprive the UN body as a top donor in the management of the pandemic. तो 5 times ज़्यादा जो है जितने भी देते हैं चाइना या और भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उससे 5 times ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स फंड करती है WHO को, राइट. तो अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है अपना सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट WHO से. And the US president has also accused WHO of watching the handling the pandemic of being the puppet of China. So this is something, this is a diplomatic words. आप exams में ऐसे quotes ना ही लिखें. This is something to help you understand, right? अगर ये एग्जाम में सीधा ये कोट आया हुआ क्वेश्चंस के तौर पे, तब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट पपेट ऑफ चाइना मीन, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग अ डिप्लोमेटिक वर्जन ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, राइट. And it is said that the investigation should prove the action of WHO
and their time pertaining to the COVID-19 pandemic. As I told you that pandemic declare करने में WHO ने already 1 month का delay किया था, right? This was month one delay, and the way it has handled had again raised several questions of the countries like United States, रशिया, ये सारे कंट्रीज ने एलिज किया है कि WHO की जो रोल है वो बहुत अच्छी नहीं रही है, बहुत निर्णायक नहीं रही है, बहुत सस्टेनेबल नहीं रही है, राइट। ना प्रीवियस क्रिटिसिज्म की अगर बात करें WHO की, तो पहले भी क्रिटिसिज्म हुई है इनके रिस्पांस को लेकर के। जब 2014 में जब इबोला क्राइसिस अराइज हुई थी, उस टाइम पे WHO को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिली थी, क्योंकि इस पेंडेमिक में लगभग 11,000 लोग, मोर देन 11,000 पीपल हैव डाइड इन द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री लाइक गुइना, लाइबेरिया एंड सिरिलियोनी, right? So these are some of the important countries where the number of people have died, and a previous criticism was there on the WHO handling the pandemic. तो ये पहली बार नहीं है, this is something which WHO has encountered previously as well. Now moving to the other topic, that is airborne spread of virus. This news also you can find in the Fred page of the Hindu. बात करें इस तरह के आर्टिकल की रेलेवेंस की, तो ये आपके प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक से जो सवाल हैं उसमें पूछे जा सकते हैं, और ये मोस्टली प्रीलिम्स डोमिनेटेड ही होंगे। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि दे आर क्लोजली वॉचिंग द डायनेमिक इवोल्यूशन ऑफ द वायरस, जो कि एयरब्रोन हो सकती है, ऐसा WHO ने इंडिकेट्स किया था। तो WHO हैज़ नाउ इंडिकेटेड दैट द वायरस में बी एयरब्रोन, हवा में भी वायरस हो सकती है। दिस इज समथिंग विच हैज़ कम आफ्टर 230 साइंटिस्ट, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, हमने इसको ऑलरेडी अपने न्यूज़ एनालिसिस में पहले भी कवर किया हुआ है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड 230 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था WHO को, और जहाँ पे उन्होंने ये गाइडेंस बताई, ये एविडेंस बताया, ये एविडेंस दिया कि जो COVID-19 जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, दैट कैन बी इन एयरब्रोन, राइट। एंड WHO इज लुकिंग इनटू द पॉसिबिलिटी, WHO उस पर काम कर रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है वर्ल्ड वाइड, उसको लेकर के जो एरोसोल ट्रांसमिशन है, जो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, उसको लेकर के WHO इज द साइंटिस्ट इज वर्किंग सो दैट दे कुड कम इनटू द कंक्लूजन। और एक कंप्रीहेंसिव पैकेज ऑफ इंटरवेंशन की ज़रूरत है टू मेक दिस अगर ये होता है, एयरब्रोन अगर होती है, तो इसको किस तरह से स्टॉप की जाएगी, क्या आने वाले समय में फिर से कंप्लीट लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी टू सैनिटाइज द एंटायर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज़ अनदर कोर्स ऑफ एक्शन विच WHO हैज़ टू डिसाइड एंड अकॉर्डिंगली गिव द डायरेक्टिव, ताकि सारे स्टेट, सारे जो कंट्रीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन ले पाएंगे, राइट। सो द कंप्लीट डिसीजन हैज़ टू कम फ्रॉम WHO। उनको अगर कुछ इस तरह की आती है कि एयरब्रोन इन्फेक्शन है, तो फ्रेश गाइडलाइन फिर से देने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 230 साइंटिस्ट ने पहले भी कहा है। नाउ इंडिया की अगर इन्फेक्शन स्टेटस की बात करें, तो इंडिया में ऑलमोस्ट जो लोकलाइज्ड आउटब्रेक देखने को मिली है लोकल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और प्रेजेंटली वी हैव द केसेस, जो एक्टिव केसेस हैं, वैसे तो इंडिया में 7 लाख से ऊपर के केसेस हैं प्रेजेंट में, बट जो एक्टिव केसेस हैं वो 69,789 है प्रेजेंट में, राइट। एंड इंडिया रिकवरी रेट की अगर बात करें, तो रिकवरी 62.09% है। तो हमारे पास थोड़ी जो पॉजिटिव न्यूज़ वो यही है कि हमारी रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है। एंड इंडिया हैज़ 195 केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन। पर मिलियन पॉपुलेशन की आप बात करोगे तो यहाँ पे 195 केसेस हैं, राइट, विच इज़ अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। किसी भी विश्व में अक्रॉस द वर्ल्ड इतनी कम केसेस नहीं रिपोर्ट किए गए। तो इंडिया इज इन द कंट्री जहाँ पे सबसे लोवेस्ट पर मिलियन पीपल इन्फेक्टेड है। एंड कंट्री हैज़ अ फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.75%. So these number would be again important to help you understand कि पूरे वर्ल्ड वाइड में किस तरह का सिचुएशन है। Now the other topic is SC order on criminalization in politics. So ये आज के हिंदू के एडिटोरियल में आपको मिल जाएगी, right? And this is again very important for your general studies paper 2 in the mains examination. And somewhere it can again be important for your general studies paper 4, जहाँ पे इथिक्स में केस स्टडी के तौर पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। फ्रॉम प्रीलिम्स परस्पेक्टिव ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, कुछ पॉइंट अब पॉलिटी से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ना अभी रिसेंट फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उन्होंने कहा है कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है हैज़ इट फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। जो हमारा लोकतंत्र है, जो भारतीय संविधान है, जो चयन की प्रक्रिया है, बेसिकली जो सिलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ टू बी टेकन इन अ डेमोक्रेटिक फैशन,
राइट, एंड इट इज़ फर्स्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड। अभी जो बिहार में इलेक्शन होनी है 2020 में अक्टूबर में, उसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ना द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज कि वो रीज़न बताएं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल who are have the criminal incidents and why not they have selected the other candidate। criminal candidate को select करने की क्यों ज़रूरत पड़ी और दूसरे लोगों को ऐसे क्या रीज़न थी कि दूसरे के अपेक्षा उन्होंने criminal को select किया, right? and if the political party fails to comply they would be competent of the court's order and directives। तो contempt of court जिसको बोलते हैं हिंदी में, कोर्ट की जो आदेश होती है उसकी अवहेलना करना, okay? This is something you are not getting to the directives of the court as directed by the Supreme Court of India। ना व्हाट इज़ द SC ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो मैं आपको बता दूं, उसमें उन्होंने क्या कहा है। सबसे स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि जो ईच कैंडिडेट सेट समल, जो हर एक इंडिविजुअल जो कैंडिडेट होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, ही हैज़ टू सबमिट हिज सोन एफिडेविट ऑफ द फाइनेंशियल डिटेल्स एंड द क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, and each candidate shall inform the political parties in writing of the criminal cases against him or her। And the third is the party shall put upon the websites and the social media as well as put on the newspaper names and details of the such candidate। तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ताकि किसी लेवल पे भी अगर कोई एक इंडिविजुअल कैंडिडेट है तो उसके बारे में, उसकी सिलेक्शन से पहले जो वोटर्स हैं उनको इसके बारे में सारी जानकारी पहले से हो, वो अवगत हो इस चीज़ से। दे शुड बी बिफोर हैंड दे शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट कैंडिडेट दे आर गोइंग टू वोट फॉर। Now, how did this passed the order? Why the Supreme Court has passed this order? Because जो recent judgment है उसके मुताबिक अगर आप देखोगे, जो जजमेंट ने नोट किया है कि 2004 में जो क्रिमिनल केसेस, जो मेंबर्स थे जिनके पास क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे, वो 24% थे 2004 में। नाउ इन 2009 हुआ क्या कि ये जो नंबर है ये इंक्रीज करके 30% हो गई। सो यहाँ पे 6% की इंक्रीज देखी गई है। नाउ इन 2014 अगेन 34, नाउ अगेन 4% इंक्रीज इन द नंबर। उसके बाद 2019 में क्या देखा गया कि 43% ऑफ द जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। नाउ दिस नंबर हैज अगेन अराइजेस टू 9%, राइट। सो दिस इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे प्रेस को आज़ादी है, वेयर पीपल फाइंड अ प्रॉब्लम टू फाइंड द डोमेशंस, राइट। तो यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको बोलने की, RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वहाँ उसके ज़रिए आप किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ना क्यों ऐसे चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं, क्या ज़रूरत है इस तरह के चेंजेस की? तो जिस तरह से पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात करें, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, डोमिनेट करती है ब्यूरोक्रेसी की, राइट। जो हमारी कार्यपालिका है वो हमारी बेसिकली जो पॉलिटिक्स है उससे डोमिनेटेड है, और इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो काम करने का जो तरीका है, जो गवर्नेंस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और उसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी और मीडिया में भी दिखती है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग लीडर हैं, जो गवर्नेंस को आगे लेकर के चलेंगे, उनकी छवि काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एंड दे शुड बी फ्री फ्रॉम द क्रिमिनल पॉलिटिशियंस, राइट। एंड द नेशन इन द माइडेस्ट ऑफ द मोर इमीडिएट क्राइसिस, अभी कोविड-19 में आउटब्रेक के बाद जो गवर्नेंस का जो मॉडल है वो चेंज होगा। तो वी नीड अ पीपल हु आर डेडिकेटेड टू द नेशन बिल्डिंग एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम में जो लॉकडाउन है, उसके बाद पोस्ट लॉकडाउन इकोनॉमिक रिकवरी कैसे की जानी चाहिए, जो माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस हैं, स्मॉल बिजनेस जो सेट हो गई है, उन चीज़ों पे कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ों की एक रोड मैप होनी चाहिए उस बेसिकली पॉलिटिशियंस के पास, उस MLA के पास, उस MP के पास, उस मिनिस्टर के पास, राइट। एंड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से बढ़ रही है, इट इज़ बीइंग सेड कि लास्ट 45 ईयर्स में जो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे हाई है, राइट, इन द लास्ट 45 ईयर्स। और हाईली स्ट्रेस्ड जो बैंकिंग है, फिनेंशियल सेक्टर है, उन सारी चीज़ों में भी टेंशन देखने को मिली है। और जो रिसेंट इंडो चाइना की जो कॉन्फ्लिक्ट है, दैट हैज़ ऑल्सो लेड टू द चेंज इन द पेडोलॉजी ऑफ द गवर्नेंस इन द कंट्री। ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स बताए गए हैं कि बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं कि अपने पैसे की बदौलत, मनी पावर दे आर यूजिंग, और MP एंड MLA दे सम टाइम दे आर मेकिंग द मॉकरी ऑफ द इलेक्शन। वो मनी पावर की वजह से, मसल्स पावर की वजह से इलेक्शंस जीत रहे हैं। एंड द इलेक्ट्रल बॉन्ड जो भी रिसेंट में आई है, दैट हैज़ ब्रॉट फॉर द पॉलिटिकल फंडिंग, दैट इज़ अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे जो फंडिंग जो लोग कर रहे हैं उसकी सेक्रेसी मेंटेन की जाती है, उसके बारे में डिक्लेयर नहीं किया जाता। आप RTI के थ्रू भी एप्लीकेशन फिल करके इसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न।
एंड द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ लॉ एंड जजमेंट कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए सही तरीके से। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स हैं या पास्ट सुप्रीम कोर्ट के जो भी डायरेक्टिव्स हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स एंड गाइडलाइन है, उसको पूरी तरह से फॉलो करना एक बहुत ही अहम कदम होगा, ताकि जो सही लोग हैं वो सेलेक्ट होकर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंड गवर्नेंस मॉडल में आ सकें। Now the second last topic is drug preference for COVID treatment. This is by Ganesh Karthikeyan and he has written about the remdesivir effect कि जो मल्टीपल ड्रग्स को लेकर के जो चीज़ों को हाइप की जा रही है, राइट। सो बेसिकली उसके बारे में बात की गई है कि कौन से ड्रग्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, और ये आपके प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है और जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में वहाँ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ना जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द टैकलिंग ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक और जिस तरह से पैंडेमिक को हैंडल करना है, तो मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को हाइप किया है। अंटिल दैट देयर इज़ नो प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19। अभी तक कोई भी बेसिकली एस्टैब्लिश हमारे पास ना तो वैक्सीन है ना तो मेडिसिन है, राइट। एंड द कॉमन मैन एंड इवन द डॉक्टर्स आर इन द स्टेट ऑफ डायलेमा, तो उनको भी पता नहीं है कि किस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है। एंड द रन ऑफ फार्मेसीज ऑफ द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल, क्योंकि जब लोगों को कुछ दवा मिली नहीं, जिस तरह से आपने यूएस को देखा, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कराई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन की जो मेडिसिन थी, जो टैबलेट्स थी, जो कि बेसिकली मलेरिया में यूज़ की जाती है, राइट। मलेरिया में इसको यूज़ किया जाता है। नाउ डिलीवरिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो मीडिया की तरफ से आ रही है, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं एक्सपर्ट्स बने हुए हैं जो कि इस ड्रग्स की बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। इनफैक्ट आईसीएमआर ने जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको भी अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रखा है कुछ 10 हॉस्पिटल में पैन इंडिया, और जो फर्स्ट प्लाज्मा थेरेपी की जो हॉस्पिटल स्टार्ट की गई थी वो दिल्ली में स्टार्ट की गई है, राइट। एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि जो पीपल है वो कन्विंस्ड होंगे, क्योंकि अभी जो ट्रीटमेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ अभी हम 2 दवाओं पे डिपेंडेंट है, एक तो है प्लाज्मा थेरेपी और दूसरी है रेमडेसिविर नाम की जो मेडिसिन है। बट रेमडेसिविर के साथ चैलेंज क्या है कि ये बहुत कॉस्टली मेडिसिन है। मैं आगे आपको उसके डोजेस के बारे में बताऊँगा। ना तो अदर इम्पॉर्टेंट एंड ड्रग थेरेपी की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि चीज़ें थिंग्स हैज़ टू बी टेकन इनटू द प्लेस, तो अभी पिछले 2 हफ्तों से देयर इज़ नो प्रूवन ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड-19 और चीज़ें अलग अलग से बदल रही है। अभी जो यूएस की स्टडीज़ हैं उन्होंने कहा है कि जो इनएक्सपेंसिव दवा है जैसे डेक्सामेथासोन है वो एक एक्सपेंसिव मेडिसिन है जिसको कि यूज़ किया जा सकता है। अगेन रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन और फिर जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन है, ये 3 टैबलेट्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है, पर किसी भी एक टैबलेट को यूनिफॉर्म नहीं कहा गया है कि दिस इज़ द ओनली मेडिसिन that can help in the COVID-19, right? And the news channels has reported about plasma therapy, remdesivir and other unproven drugs called favipiravir भी ये जो drugs हैं ये भी यूज़ की जा रही हैं, right? And among the sickest patient जो 8 patients थे जिनको दवा दी गई डेक्सामेथासोन की, वो उनमें देखा गया कि कुछ 1 लोगों की के आसपास की लाइफ सेव हो पाई है, राइट। और जो डेक्सामेथासोन की अगर एक पॉजिटिव की तरफ बात करें तो इट इज़ अ चीप ड्रग विच इज़ अवेलेबल, और ब्रांडेड जेनरिक ड्रग भी इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो डेक्सामेथासोन इज़ अ थम्स अप फॉर कंट्री लाइक इंडिया। और उसी तरफ अगर रेमडेसिविर की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी महंगी दवा है। इसकी जो पूरी कोर्स है, एक कोर्स कंप्लीट करने में 10,000 रुपीज़ का खर्च आता है, 10K, राइट। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कंट्री लाइक इंडिया कि इतनी महंगी दवा को अफोर्ड किया जा सके, राइट। एंड प्लाज्मा थेरेपी इज येस टू बी रेगुलरली टेस्टेड बिफोर द कोविड-19 has shown the little benefit over the type of flus. So this is related to the important drugs and the therapy. वे फॉरवर्ड क्या है, अभी जिस तरह से एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं है और कमोडिटी की जो क्वालिटी की बात करें जो कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, जो एंड पेशेंट्स को मिलनी चाहिए, उसके बारे में ना तो WHO की तरफ से कोई कंफर्मेशन आई है, ना तो किसी इंपोर्टेड एजेंसी की तरफ है, ना तो हमारे इंडिया में ICMR ने कोई भी एक सिंगल ड्रग को ऑथोराइज किया हुआ है, राइट। देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दैट इज बीइंग यूज्ड। तो जो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द कॉस्ट प्रायोरिटाइजिंग इज लेस इफेक्टिव एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट फॉर द डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बोथ हेल्थ एंड द इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव है जो इम्पैक्ट है वो हमारे इकोनॉमी और जो इंडिविजुअल जो सिटीजन की हेल्थ है उस पर इसका खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है।
Now, critical is that we are focusing on providing more effective treatment और large number of people को जो affordable cost में जो दवा मिल सके वो मुहैया कराने की ज़रूरत है, जिस तरह से जो डेक्सामेथासोन है, दिस इज़ द ओनली वे आउट, या फिर जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जिसकी वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. सो इंडिया इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ 151 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनको हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के टैबलेट्स दिए हुए हैं, राइट. So this would be the way forward. Now coming to the last topic, and this is India-China relation. This is written by Dipendra Hooda. He is a senior Congress MP. इन्होंने बात की है कि किस तरह से चाइना की जो रोल है या जो अभी रिसेंट में जो चीज़ों को कंक्लूड किया गया है उसके बाद भी वी नीड टू बी इन अलर्ट सिचुएशन, राइट. तो प्रीलिम्स में यहाँ से कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, हाँ, बट अगेन ये जनरल स्टडीज़ में पेपर 2 वेयर इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. So India and China have finally agreed for the disengagement following the 3-week standoff on the जो line of actual control जो लद्दाख में है, right, in the eastern region of लद्दाख. और जो साइन हुई है डिसएंगेजमेंट की जो गैल्वन पेट्रोल पॉइंट 14 है या जो गोगरा है या जो हॉट स्प्रिंग एरियाज हैं उनमें डिसकंटिन्यू की गई डिसएंगेजमेंट को आगे बढ़ाया गया और वो पीछे हट चुके हैं. बट अभी भी जो हमारी पोंगोंग स्टोव फिंगर एरिया है, जो पोंगो लेक है जिसको एशिया की सबसे ब्यूटीफुल लेक के दर्जा प्राप्त है, सो दैट रिवर वहाँ से अभी भी मूवमेंट चाइनीज ट्रूप्स की नहीं हुई है. लेट्स सी हाउ दे आर टेकिंग एक्शन इन दिस. चाइना की अगर एक्सपेंशन पॉलिसी की बात करें तो जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज है उनकी ऑन द रामिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड ये जारी है. सो चाइना व्हाट चाइना इज डूइंग, दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड इन एवरी पॉसिबल मैनर, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, राइट, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, उसके अलावे बेसिकली और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो वहाँ पे ये कर रहे हैं. And India must take the leadership developing in the diplomatic and the strategic Chinese expansion. जो चाइना की जो ग्रोथ मॉडल है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. चाइना ने अभी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो BRI का जो इनिशिएटिव है उसको रोल आउट किया है और चाइना की जो जियो स्ट्रैटेजिक और जो जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर BRI की बात करें, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स हैं, वहाँ पे डोकलाम के बाद हुआ क्या कि चाइना ने अपने फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश की ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ में, राइट. और ये इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जैसे उनके नेबर्स है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनाई है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, एंड इन द साउथ चाइना सी रीजन इन द हिमालयस, राइट. तो यूएस के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही है वो उसको देखते हुए भी जो टोल है दैट इज़ अगेन राइजिंग इन द वर्ल्ड ऑर्डर. और जो यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर है उसको लेकर के ग्लोबली जो प्राइस हाइक भी काफ़ी ज़्यादा हुई, चाहे वो गोल्ड हो या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हो किसी दूसरे कंट्रीज़ के बीच में, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, ये सारी चीज़ों में प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है. ना वॉट इंडिया मस्ट डू, इंडिया के लिए क्या ज़रूरी है, हम क्या कर सकते हैं. तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है दैट हैज़ हैड अ क्लियर विजन अबाउट चाइना. तो हमें एक चाइना के लिए एक क्लियर विजन, एक क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, एक एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है जहाँ पे किसी एग्रीमेंट को बाद में छेड़ा ना जा सके चाइना की तरफ से, या वी शुड हैव अ कंक्रीट एक्शन अगेंस्ट द चाइना. अगर बेसिकली जो डायरेक्टिव्स दिए जाएंगे इंडिया की तरफ से या जो म्यूचुअली एग्रीमेंट होगी इंडिया और चाइना की तरफ से उसको फॉलो अप करने की ज़रूरत है. एंड इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर बात करें तो इंडिया मस्ट वेलकम द यूएस प्रपोजल, जहाँ पे जो G7 की एक्सपेंशन की बात की गई थी दैट इंक्लूड इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया विदाउट चाइना एज एन मेंबर वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना को हर जगह में एंट्री देना इंडिया के लिए अच्छा नहीं हो सकता. Now, apart from the strengthening ties, our neighborhood efforts must made to regain the relationship with China. तो हमारी जो रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी अच्छे करने की ज़रूरत है, क्योंकि रशिया हैज़ ऑलवेज बीन अ सपोर्टिव पार्टनर विद इंडिया. तो और रशिया ने अपना थोड़ा इंटरेस्ट अभी रिसेंटली चाइना की तरफ दिखाया है, क्योंकि जब से इंडिया चाइना की ट्रेड वॉर शुरू हुई है तो रशिया इज़ सपोर्टिंग चाइना, क्योंकि यूएस के सपोर्ट में रशिया काफ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा है. तो ये ज़रूरी है कि रशिया के साथ हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो एक काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो, और आने वाले टाइम पे अगर हमें किसी इमरजेंसी में रशिया की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो वो रशिया से मिल सके. सो दिस इज़ वॉट इंडिया कैन डू इन बेस्ट ऑफ द फेवर. ना मैं ये बता दूँ कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है. दिस इज़ अ डेडिकेटेड चैनल वाला टेलीग्राम. तो हर सुबह आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगी और आप अपने आंसर हमें 6 PM तक भेज सकते हैं, जो कि आपको इवैल्यूएट करके कॉपी दी जाएगी. आपके जो भी ड्रॉबैक्स होंगे, जो भी पॉजिटिव्स होंगे, नेगेटिव्स होंगे, वो आपको बताया जाएगा. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक कर लें, मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं. नाउ कमिंग टू द यस्टरडे आंसर्स क्वेश्चंस, कल के जो सवाल थे उसके आंसर्स मैं आपको बताऊँगा आज.
तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, दैट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि जो करेंसी स्वैप है दैट रिड्यूस द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, सिमिलरली इट रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑफ द रिस्क ऑल्सो। और जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है दैट हेल्प इन इम्प्रूविंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट एंड इट इनेबल द एग्रीड अमाउंट कैपिटल बीइंग अवेलेबल टू इंडिया, बट इट विल ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल to the Indian entities while accessing the foreign capital market। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन का जो सोर्स है आप रमेश सिंह में रेफर कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ जो क्वेश्चन 2 है उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। The first statement is correct. The amendment of the constitution can be initiated only by introduction of bill for the purpose in the either house of the parliament and not in the state legislature, right? और जो statement 2 है वो incorrect है, that bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the president, right? So this is the correct explanation, that is basically the correct answer is A, and the source of the reference for this answer is Indian Polity by M. Lakshmikant। ना टूडेज एमसीक्यू क्वेश्चन, आज के जो सवाल है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला सवाल है वो इंडियन कल्चर से है, आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो टेम्पल पेंटिंग वर पैट्रोनाइज्ड बाय द पल्लवा किंग, और जो पांड्या रूलर थे दे वर द अपोज टू द पेंटिंग आर्ट, राइट। सो द करेक्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ दिए हुए हैं ए, बी, सी या फिर डी। आप एलिमिनेट करके भी इसके आंसर्स हमें बता सकते हैं। तो डू राइट योर आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो। Now the second question is from the history with reference to the Charter Act of 1600. Consider the following statement. So it granted the East Indian Company the exclusive privilege of trading for the Cape of Good Hope and the governor of the company to be the sole authority provided by the charter, right? तो इनमें से कौन कौन से statement correct हैं? Only one, only two, both 1 and 2 and neither of them. So whatever you feel is the correct answer, do write your answer in the comments down below। एंड हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ टोटल 25 टेस्ट है जिसको आप अवेल कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो जहाँ पे आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विस एंड यूट्यूब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन इन दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब, राइट। और अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।